इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की फर्स्ट पोइम जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट धूल से है और स्नो बर्फ़ से है, तो बर्फ़ के धूल कण। ये कविता लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन पोइट थे और इन्हें पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। यह कविता जो है वो हाईली सिंबॉलिक हैं। सिंबल्स का कैसे यूज़ किया है ये कविता को पढ़ेंगे, मेन पॉइंट्स देखेंगे और फिर सिंबल्स की बात करेंगे। इस कविता में 8 लाइनें हैं, 4 लाइनों के 2 स्टेंजे हैं। पहला स्टेंजे में द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे जिस ढंग से एक क्रो एक कौवे ने सुक, जैसे एक की सेकंड फॉर्म है सुक। सुक का मतलब होता है हिला देना, हिलाकर डाउन नीचे गिरा दिया, ऑन मी मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के धूल कणों को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ से। कविता का सीन कुछ इस प्रकार से है कि बर्फ़बारी हो रही है, मौसम ठंडा है। कवि जो है वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे है और एक कौवा उड़कर आता है, आकर टहनी पर बैठता है और जैसे ही वो बैठता है तो बर्फ़ के धूल कण जो है आकर कवि पर गिरते हैं। शुरुआत में बताया गया है कि कवि जो है वो उदासी के मिजाज में है। दूसरे स्टेंजे में हैज़ गिवन प्रदान कर दिया, दे दिया, माई हर्ट मेरे मन को, ए चेंज ऑफ मूड। मूड का मतलब मिजाज से है, इससे मेरा मिजाज जो है वो बदल गया या उसमें परिवर्तन आ गया। एंड सेव्ड बच गया, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे एक दिन का, आई हैड ड्यूड जो मैंने उदासी में बिता दिया था। अब पूरी कविता को अगर एक बार पुनः देखें तो ये दृश्य सामने आता है कि ठंड का मौसम है, बर्फबारी हो रही है, उदास कवि जो है वो धतूरे के पेड़ के नीचे है। एक कौवा उड़कर आता है, आकर धतूरे के पेड़ पर बैठता है और जैसे ही वो बैठता है तो उससे टहनी हिलती है। हिलने के कारण जो बर्फ़ के धूल कण पेड़ पर थे वो कवि पर गिरते हैं और जैसे ही वो धूल कण कवि पर गिरते हैं उसका मिजाज बदल जाता है और अब वह खुशी के मिजाज में है। हमने मेन पॉइंट्स देखना है इस कविता के, तो मेन पॉइंट्स में जैसा हमने देखा, इट वॉज़ वेरी कोल्ड, मौसम बहुत ठंडा था। अगर बर्फ़ गिरेगी तो निसंदेह रूप से मौसम ठंडा ही होगा। द पोइट वॉज अंडर ए हेमलॉक ट्री, कवि जो है वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे था। ही वॉज इन ए सैड मूड, वह उदासी के मिजाज में था। ए क्रो केम फ्लाइंग, एक कौवा उड़ कर आया। इट लैंडेड ऑन द ट्री, और यह आकर उस धतूरे के पेड़ पर बैठा। इट सुक द ब्रांच, इसने टहनी को हिला दिया। एंड डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के धूल कण जो हैं फेल ऑन द पोइट, कवि पर गिरे। इट चेंज्ड पोइट्स मूड, और ऐसा होने से कवि का मिजाज जो है वो बदल गया। नाउ ही वॉज हैप्पी, पहले वह उदास था और अब वह खुश मिजाज हो गया था। हमने कहा कि यह कविता एक हाईली सिंबॉलिक है, तो सिंबल्स क्या क्या यूज़ किए हैं। यहाँ पर हेमलॉक ट्री का जो जिक्र किया है उसे एक सिंबल के रूप में दिखाया है, पोइट्स सैड हार्ट, कवि के उदास मन के रूप में। डस्ट ऑफ स्नो को सिंबल के रूप में दिखाया है, वो द सोरो दैट सेटल्ड ऑन द पोइट्स हार्ट, वो दुख है जो कवि के मन पर छाया हुआ है। द क्रो इज़ ऑफन टेकन एज ए साइन ऑफ इल ओमेन, ओमेन का मतलब अपशकुन से है। कौवे को प्राय अपशकुन का सूचक माना जाता है। इस कविता में जो प्रश्न आ सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उनका भी ब्रीफली डिस्क्रिप्शन किया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोइट एंड व्हाट हैपन टू हिम। अब आपको पता है कि जैसे कविता की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कवि जो है वो धतूरे के पेड़ के नीचे हैं, तो हम लिखेंगे द पोइट वॉज अंडर ए हेमलॉक ट्री, इट वॉज वेरी कोल्ड, या हम लिख सकते हैं इट वॉज स्नोइंग, ए क्रो केम फ्लोइंग, इट लैंडेड ऑन द ट्री, द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोइट, इट चेंज्ड हिज मूड, नाउ ही वॉज हैप्पी।
सेकंड क्वेश्चन की भाषा भी सब वैसी ही रहेगी। हाउ वाज द पोइट्स मूड। शुरुआत में कवि का मिजाज जो है वो उदासी भरा था। कौवा आकर बैठता है, टहनियाँ हिलती हैं, बर्फ़ के धूल कण गिरते हैं और उसका मिजाज बदल जाता है। थर्ड वन क्वेश्चन भी ऐसा ही है। वेयर वाज द पोइट, सॉरी वेयर वाज द क्रॉ सिटिंग। कहाँ पर बैठा हुआ था कौवा। वट डिड इट सेक ऑन द पोइट, और इसने क्या चीज़ हिलाकर कवि पर गिरा दी थी। फोर्थ क्वेश्चन भी है। वट इज़ द सब्सटेंस ऑफ दिस पोइम, मतलब पूरी कविता शुरुआत से अंत तक जो घटना घटित हुई है वो हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। वट डिड द पोइट थिंक ऑफ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। इसकी भाषा भी वही जो मेन पॉइंट्स में हमने 8 से 10 लाइनें समझी है उसी के हिसाब से हम अपना उत्तर दे सकते हैं। राइट ए नोट ऑन द सेटिंग ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। कैसे दृश्य इसमें है और क्या कुछ घटा है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी इस कविता में। इस कविता में अगर कोई और प्रश्न पूछा जा सकता है तो वो आपसे पूछा जा सकता है या तो राइम स्कीम के बारे में या फिर राइमिंग वर्ड के बारे में। राइम स्कीम का मतलब, जैसे आप कविता पढ़े हैं और कविता के पहले पहरे में आपने देखा है कि फर्स्ट जो लाइन है उसके लास्ट में आप शब्द देखते हो क्रो, सेकंड में मी, थर्ड में स्नो और फोर्थ में ट्री। तो क्रो और स्नो की आवाज़ एक जैसी है तो इसे हम इंग्लिश के ए वर्ड के रूप में दिखाएंगे। और क्रो को अगर आप ए के रूप में दिखाते हैं तो निश्चित रूप से स्नो को भी आप ए के रूप में ही दिखाएंगे। मी को अगर आपने बी से रिप्रेजेंट किया है तो ट्री में भी बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आ रही है। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट स्टेंजा जो है उसकी राइम स्कीम ए बी है। उसी प्रकार से सेकंड स्टेंजे में फर्स्ट वर्ड जो है वो हार्ट है और थर्ड लाइन में पार्ट, दोनों में सेम साउंड है तो इनको हम ए और ए से डिफाइन करेंगे। मूड और यूड इन दोनों में सेम है साउंड तो इसको हम बी और बी से दिखाएंगे। तो दूसरे पैरे में भी हमारे पास राइम स्कीम जो है वो ए बी और ए बी ही रहेगी। अगर रिमिंग वर्ड पूछता है हमसे तो क्रो का हो जाएगा स्नो और मी का हो जाएगा ट्री, हार्ट का हो जाएगा पार्ट और मूड का हो जाएगा अरियोड। तो ये थी आज हमारी फर्स्ट पोइम। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।